हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या कह रहा है? सवाल है, यदि ओ एम की पुत्री है, एन ओ का भाई है, के एन का पिता है और है O is daughter of M, N is the brother of O, K is the father of N and the mother of M, और M की माता है, K N का पिता है and the mother of M। मैं इंग्लिश में इसको क्वेश्चन फिर से देख लेता हूं, क्या दुख आया है इस क्वेश्चन के। यदि O M की पुत्री है, N O का भाई है, K N का पिता है और F प्रश्न ये यहां से, प्रश्न ये है आगे यहां से, और F K की माता है और F K की माता है। और के बाद यहां से पढ़ना प्रश्न आप, और F K की माता है तो F M से किस प्रकार संबंधित है? K is the father of N and F is the and F is mother of M, then how F is related to M? प्रश्न क्लियर हो गया कि क्या है? प्रश्न है O M की पुत्री है तो बनाइए O is a daughter of M, क्लियर? O is daughter of M and N is N O का भाई है, N is brother of M, O, N is brother of O। अगला है K is father of N, K is father of N। अगर K father of N है तो डेफिनेटली M क्या बनेगा? डेफिनेटली M क्या बनेगा? मम्मी बनेगी उसकी, क्लियर है बात? और F K की माता है। अच्छा, F किसकी माता है? K की माता है। F K की माता है, ये लो, F K की माता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, F K की माता है। तो F M से किस प्रकार संबंधित है? F M से, तो M क्या कहेगी? मेरे हस्बैंड की मम्मी, तो क्या हुई? सास। सास इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, मदर इन लॉ। ये भी एमआरएस में आया हुआ प्रश्न है। आप सबका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें नहीं है। चले आगे, क्लियर है सबको? कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने फिर से एक यहां पर क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी का एक महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिल रहा है। डेटा सफिशिएंसी का एक बेहतरीन सवाल है भाई सबके सामने, और ये सवाल भी एग्जाम का ही है। एक बार आप
जरूर से इसको पढ़ें एक बार। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दो भाई। बहुत आज कम लोग जुड़े हैं, पता नहीं क्या दुख दर्द पीड़ा आ गई है। अगला सवाल वही डेटा सफिशिएंसी का है। ए, बी और सी की आयु का कुल योगफल जो है वो 65 वर्ष है। बी की आयु क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, आइए मजा आएगा। बी की आयु नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर क्या दे रहा है? ए बी सी की कुल आयु का योगफल 65 है। ए प्लस बी प्लस सी इज 65 ईयर्स। बी की आयु क्या है? यहां से देखते हैं यहां पर क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं बहुत सारे। बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है भाई। पहला, बी ए से 15 वर्ष छोटा है। बी ए से 15 वर्ष छोटा है। बी ए से 15 वर्ष छोटा है तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बी ए से 15 वर्ष छोटा है तो ए तो ठीक है। अब बी की जगह, या फिर बी ए से 15 वर्ष छोटा है तो बी की जगह तो बी लिख सकता हूं और ए की जगह लिख सकता हूं बी ए से 15 वर्ष छोटा है। 15 साल कम करता हूं इसको, यानी कि मैं बी के लिए ए इज 15 माइनस बी, यानी कि बी प्लस 15 वी कैन से। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी प्लस 15। आपको मैथ सोल्व नहीं करनी, गणित सोल्व नहीं करनी है, ध्यान देना है यहाँ पर। और यहाँ से पहले, अच्छा पहले स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है क्या? समझ के देखो आप, पहला आंसर कर सकता है क्या? ए बी से 15 वर्ष छोटा है, उससे कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पर 3 वेरिएबल है और पहले से यहाँ पर आंसर नहीं आ सकता। ओनली फर्स्ट आंसर, तो कथन फर्स्ट अकेला काफी नहीं है। कथन सेकंड से, सी 40 वर्ष का, उससे पता नहीं चलेगा, तो ये भी अकेला काफी नहीं। दोनों को मिलाते हैं ना तब आंसर आएगा। तो आंसर बता रहा, दोनों को मिलाकर सी 40 वर्ष का है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सी 40 वर्ष का है, उससे क्या होगा? ए और बी में रिलेशन चाहिए। ए और बी में पहला रिलेशन दे रखा है। अकेले फर्स्ट से आंसर नहीं आ सकता, अकेले सेकंड से भी नहीं आ सकता, दोनों को मिलाएंगे तब उत्तर आ जाएगा। कैसे उत्तर आएगा देखना। ए प्लस बी प्लस सी 65 साल का है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी ए से 15 वर्ष छोटा है, तो बी बराबर क्या है? ए माइनस 15 है। मैं इसको इधर भेज दूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी? बी प्लस 15। बी प्लस 15, बी ऑलरेडी बी है, तो ये पहले स्टेटमेंट से ये मामला निकल के आया। दूसरे स्टेटमेंट से आया सी कितने साल का है? 40 साल का। अब 65, अब सोल्व कर सकते हैं। 40 में से 65 जाएगा 25, 25 में से 15 गए 10, बी कितने साल का आएगा? 5 साल का। तो कब आएगा ये? दोनों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाकर दोनों आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल स्क्रीन पर है भाई, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल फिर से स्क्रीन पर एक शानदार सवाल है, असर्शन एंड रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल। अच्छा, ये सवाल भी एग्जाम में आया, आप ये मत सोचना कि नहीं आ सकता, आ सकता है बिल्कुल। प्रियंका बी 5 का आएगा, ये 25 का आएगा। कार्यवाही की योजना देखिए, डिस्पाइट द आरटीई एक्ट मैनी चिल्ड्रंस आर स्टिल डिजर्व्ड ऑफ डेप्रिवेट फ्रॉम दिस एजुकेशन। क्या कह रहा है? आरटीई अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। कथन, कार्यवाही क्या होनी चाहिए? सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब ये कथन कह रहा है कि आरटीई अधिनियम के बावजूद बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, क्या कार्यवाही होने चाहिए? क्या कार्यवाही होना चाहिए? सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित माता पिता के बच्चों को सजा दी जाए। अच्छा, सजा कैसे दे सकते हैं? सजा देना कोई प्रावधान थोड़ी है, बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, पर अधिकार जो है, अब वो बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों है? माता पिता नहीं है, माता पिता रोक रहे हैं, माता पिता सक्षम नहीं है,
क्या तरीका ध्यान का है। तो माता पिता को सजा देना कोई यहाँ पर सही तरीका नहीं है। यहाँ पर तो केवल फर्स्ट की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और आप सभी समझदार हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या कार्यवाही की जाए, कार्यवाही करने में आप सभी उस्ताद हैं। तो कार्यवाही आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या कार्यवाही आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल ये है कि सरकार को आरटी अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द आरटी, मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे को शिक्षा से जोड़े, न कि उसके माता। हालांकि माता पिता का कंसर्न होना चाहिए, पर माता पिता किस स्थिति में बच्चों को नहीं भेज पा रहे ये कंफर्म नहीं। तो सजा दी जाए तो सजा को देना कोई प्रावधान नहीं है। बच्चों से बाल श्रम कराना एक दंडनीय अपराध है। शिक्षा से वंचित रखना कारण उसका माता पिता है तो एक्शन लिया जा सकता है, पर उसका कारण क्या है ये पता नहीं। हो सकता है बहुत बार आरटी में जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल होते हैं बहुत बार वो मना कर देते हैं कि हम एडमिशन नहीं देंगे, बहुत बार अलग चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर माता पिता को सजा देना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर सही। अगला सवाल ईएमआरएस की परीक्षा का सवाल है एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। अगली बार से लिख देंगे ना पूनम जी क्वेश्चन नंबर भी। अगला सवाल कह रहा है एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। द हार्मोन एड्रेनलिन इज आल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। बिल्कुल सही बात है। ये पता होगा तभी कर पाएंगे, ये पता होगा तभी कर पाएंगे कि एड्रेनलिन हार्मोन को जो है वो इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। वाई क्यों कहते हैं? एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही बात है। एड्रेनलिन जो है वो उपापचय की क्रिया को बढ़ाता है। तो उससे होता क्या कि एड्रेनलिन उपापचय कार्बोहाइड्रेट जो है वो एकदम से जो है उसके उपापचय मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, उससे एकदम से ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल दोनों ही बात बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही है। ये कंप्लीटली साइंस का क्वेश्चन, इसमें आप और मैं और हम सब मिलकर भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं जानते हो तो साइंस के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो असर्शन एंड रीजन में आते हैं। मैंने पूरे एप्लीकेशन पर लगभग 50 क्वेश्चन तो मैंने आपको फैक्चुअल कराए हैं और लगभग 50 क्वेश्चंस के मैंने आपको पीडीएफ दी। 100 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं केवल किसके, असर्शन एंड रीजन के। मुझे नहीं लगता उसके बाद कुछ आ पाएगा। तो आप जरूर से इस बात को ध्यान रखें। जो एप्लीकेशन के विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं दोनों जो पीडीएफ है किस वाली एप्लीकेशन वाली और बाद में मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या बाकी किसी के माध्यम से पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। क्लियर है भैया? यहाँ तक क्लियर है? ग्लूकोज की बात हो रही, बिल्कुल ठीक बात। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के स्क्रीन पर। यहां तक मामला सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने सोनाली है। इस बार सोनाली है। पिछली क्वेश्चन में आ गया क्या अर्चना जी? पिछली क्लास का आ गया, हो सकता है रिपीट हो गया, मैंने पुराने पेपर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। सोनाली जो है वो क्या कर रही है? सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उसके स्कूल दक्षिण की ओर जाती है। उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल से पश्चिम की बाजार की ओर मुड़ती है। स्कूल से 8 किलोमीटर, बाजार के बाद अपने दाईं ओर मुड़ती है 1 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ती है 11 मीटर। अपने कार्यालय से पहुंचती है। उसका कार्यालय से घर से कितनी दूर किस दिशा में? पिछले प्रश्न जो है वो डायरेक्शन का जो फाइनल और सोनाली का जो प्रश्न है भाई, ये प्रश्न जो है वो डायरेक्शन का है और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। क्या आंसर बनेगा फटाफट से बताएंगे। सभी स्क्रीन से हटा हुआ हूं ताकि पूरा प्रश्न आपको क्लियरली कंफर्मली दिखाई दे। चलिए सॉल्व करें, आइए फटाफट से करते हैं। क्या कह रहा है सोनाली के बारे में? सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उसके स्कूल दक्षिण की ओर जाती है जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सोनाली दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है, दिस इज स्कूल और ये बच्चे का होम है। हालांकि घर से है ना, गाड़ी में दक्षिण की ओर 5 यहाँ से मान सोनाली ऑफिस है। तो स्कूल से वह पश्चिम की ओर बाजार की ओर मुड़ती है जो स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है। दिस इज स्कूल और यहाँ से वो पश्चिम की ओर मुड़ती है। यहाँ से वो पश्चिम की ओर मुड़ती है जो कि 8 किलोमीटर दूर है। तो वी कैन से दिस इज द 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ती है। जो कि बाजार के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाकर फिर से दाईं ओर मुड़ती है। यानी यहाँ से 1 किलोमीटर गाड़ी चला के फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर दूरी तय करके अपने कार्यालय पहुंचती है। 8 और 3 11 यहाँ पहुंचती है वो। 8 और 3 11, ये 3 ये 8 और 11 और कहाँ पहुंचती है? ऑफिस पहुंचती है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है उसका कार्यालय उससे घर से कितनी दूर है? तो दिस इज होम। ये तो प्रश्न यहाँ पर बड़ा सिंपल सा ये डिस्टेंस पूछिए आपसे। क्या पूछिए? ये डिस्टेंस पूछिए। क्लियर है? तो ये कितना है अभी? ये डिस्टेंस कितना है अभी? ये पूरा टोटल 5 है, उसमें से 1 गया, कितना बचा? 4।
और ये पूरा 8 में से 8, 11 पूरा है, 8 और ये कितना हो गया 3, तो कितना 3 4 और ये कितना होगा 5। ये पढ़ा है 3 4 5 अपन ने, 3 4 5 बहुत तरीके से पढ़ा है अपन ने, तो 3 4 5 5 तो हो गया। अब प्रश्न ये है उसका कार्यालय उससे घर से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर, किस दिशा में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ये है आपका कौन सा ईस्ट और ये कौन सा है साउथ, ये कौन सा है साउथ, तो ईस्ट और साउथ के बीच 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सबने आंसर बिल्कुल सही किया है, मतलब बिल्कुल सही तरीका है सवाल करने का और बिल्कुल सही तरीका से आपने किया भी, सवाल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई मुश्किल कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा इसमें नहीं होगी। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। Data sufficiency, once again your favorite question, data sufficiency का फिर से एक बेहतरीन सवाल। जी अगला सवाल क्या कह रहा है डेटा सफिशिएंसी का, उसको पढ़ते हैं। सवाल क्या है, सवाल PQTV और M में से कौन ठीक बीच में है जब उन्हें हाइट के बढ़ते क्रम में लगाया जाता है, ठीक बीच में कौन है। Who among PQTV M exactly in the middle when they are arranged in ascending order of their height, उनके ascending order में जमाना है, राइट। चलेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। क्या आंसर कर रहे हो भाई, बहुत आर रिक्वायर्ड, आइए देखते हैं। वी क्यू से लंबा है, वी क्यू से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, तो यहां से तो केवल ये पता चल रहा है कि वी एम और क्यू में क्या संबंध है। वी क्यू से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, तो पहले से तो आंसर नहीं आ सकता। अकेला फर्स्ट काफी है, नहीं। सेकंड से तय करें, ये फर्स्ट का है, सेकंड करें। टी क्यू और एम से लंबा है, टी क्यू और एम से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, पी से छोटा है, तो यहां से भी तय नहीं हो पा रहा है कि बीच में कौन आएगा। तो टी जो है क्यू और एम से लंबा है, टी जो है क्यू और एम से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, तो इससे भी तय नहीं हो पा रहा। दोनों अलग अलग इसका आंसर नहीं कर पा रहे, मतलब अकेला फर्स्ट काफी है, अकेला जबकि है ना, यहाँ पर जो है सेकंड अकेला काफी है, फर्स्ट नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दोनों को ऐड करते, दोनों को जोड़ते, आइए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड स्टेटमेंट जब करते हैं तो क्या होता है देखिएगा, वी एम और क्यू में संबंध बड़ा स्पष्ट है कि V जो है Q से लंबा है लेकिन M छोटा है। अब यहां पर Q और M में, Q और M जो है उसमें मामला क्लियर है, लेकिन P और T में मामला वेरी क्लियर है। Q यहां पे भी आ रहा है, Q से बड़ा कौन है T और T से बड़ा कौन है P, T से बड़ा कौन है P है ना। T Q और M से लंबा है, T जो है वो Q और M से लंबा है लेकिन P से छोटा है, तो यहां पर मामला क्लियर हो गया। Q और M से लंबा है T और P से छोटा है यहां पर, तो यह प्रश्न ये है तो बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में यहां पर कौन आ रहा है, दोनों को मिलाने पर एम आ रहा है, दोनों को मिलाने पर आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई आएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों काफी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहां पर काफी है, दोनों को मिलाने के बाद यह आंसर सुसज्जित रूप में अपने को प्राप्त हो रहा है। क्या क्लियर है बात, बिल्कुल कोई समस्या कोई दुख कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं है। अगला सवाल स्क्रीन पर आप सबके सामने, आप सबका फेवरेट जबरदस्त जिंदाबाद सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस डायग्राम को पहचाने जो माताओं, पोस्ट ग्रेजुएट और महिलाओं के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। बेहतरीन सवाल, मजा आएगा एबीसीडी देखने में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 रीजनिंग की जय जयकार, 1 2 3 4 रीजनिंग की जय जयकार। क्या आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल, शाबाश।
आइए बात करेंगे माता और महिला की। पहले कोई भी माता कभी ऐसी नहीं हो सकती कि वो महिला नहीं हो, यानी एवरी एवरी सिंगल मदर इज 100% महिला और वुमन ही मस्ट बी, यानी कि सभी माताएं 100% क्या होगी, महिला। ऐसा कभी कोई महिला देखिए जो माता हो और महिला नहीं हो? ऐसा देखा है कभी आपने? ऐसा अगर देखा है तो फिर वो अलग मामले से है ना। बहुत बार पिता भी माता का रोल प्ले करते हैं, पर होते नहीं, प्ले करते हैं केवल, राइट। यहां पर माता जो है, सभी माता महिला। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, अब ये डायग्राम कहां दिख रहा है? ये तो आंसर बनेगा नहीं, ये आंसर इन दोनों में है, लेकिन क्या सभी पोस्ट ग्रेजुएट महिला होगी? नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं। तो यहां पर दिस इज द बेस्ट, कुछ माता पोस्ट ग्रेजुएट होगी, कुछ महिला होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पर जो है न तो महिला होगी न माता पीजी। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो इसके गलत हो जाए, जिसके एक भी ऐसा नहीं है जिससे गलत हो जाए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला सवाल फिर से आपके सामने एक सीरीज का। अगला सवाल आपके सामने सीरीज का एक बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? अल्फा, ये जो है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जिसमें अल्फाबेट भी है और सीरीज भी है, लेकिन ये सीरीज ठीक लग रही है, बहुत मुश्किल प्रतीत नहीं होती है। आइए चेक इट आउट करते हैं क्या बनेगा। A47U, B45R, E4110, E41O, क्वेश्चन मार्क Q27I, Z17F, Z17F। चले बड़े। आइए, ए के बाद क्या आ रहा है? बी, बी के बाद क्या आ रहा है? ई, ई के बाद कुछ नहीं है, फिर क्यू और फिर जेड। जिंदगी में दुख लग रहा है एकदम से, जिंदगी एकदम से दुखी होना चाह रही है, पर अपन कोशिश करेंगे नहीं हो। यहां पर ये 1 नंबर पे आता है, ये 3 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 26 पे आता है। डिफरेंस देखना पड़ेगा भाई, क्या डिफरेंस आ रहा है। ये +9 हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? +9 हो रहा है। जिंदगी में एकदम से +9 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? +1 हुआ, ये +3 हुआ भाई, है ना, ये 3 गुना हो रहा है यहाँ पर। अब क्या प्लस करे भाई, क्या प्लस करे कि सेटलमेंट बैठ जाए? पहले में भाई ए के बाद बी आया, बी के बाद ई आया, मतलब 1 के बाद 2 फिर 5, तो +1 +3। अब प्लस क्या करूं? 1 3, और इसमें वापस देखूं मैं तो 2 प्लस हो रहा है। इसमें वापस अगर मैं 2 प्लस करूं, आगे +2 करूं, तो 3 और 2 5 प्लस होता है, 5 और 5 कितना होता है? 10 प्लस होता है, और आगे प्लस 5 और 2 7 प्लस करूं तो 9 प्लस हो रहा है। तो 5 और 5 10 है ना, 10 और 2 12 17, ठीक है। जे भी ऑप्शन में है। क्या आंसर आएगा? मैं आपके छोड़ता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं इस सवाल को। क्या उत्तर बता रहे हो आप सभी? मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा बहुत दिमाग आपका भी देखूं, क्या आंसर कर रहे हो। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आने वाला है भाई इस बार। जे भी ऑप्शन में है, एच भी ऑप्शन में, दुख तो दोनों बराबर आएंगे की बार। पैटर्न समझना पड़ेगा। समझो भाई, समझो क्या आंसर है, समझ के बताओ क्या आंसर बनेगा। एक बार जल्दी से आंसर बना दो, समझ दिया हूं आपको पहली बार जी। बताइए भाई आंसर फटाफट से सभी। जल्दी से।
नहीं आ रहा है, चलिए बी कर रहे हो, आइए चेक करते हैं। देखो समझो मेरी बात को ध्यान से, यहां पर दो तीन चीजें हैं जिनके साथ सीरीज चलेगी, बहुत अच्छा है। पहले भाई नंबर्स को देख लो भाई, एक के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहाँ पर 17 है, और फिर 26 है। आइए चेक करते हैं ये नंबर कैसे आ सकते हैं। और लास्ट में भी एक नंबर चल रहा है, यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है, ओ। इसको भी चेक इट आउट करते हैं। लास्ट में यहाँ पर एल एल और ई ई है, यहां से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहला नहीं भी मिले, पहला टफ लगता है तो दूसरा तीसरा चेक कर लो पहले। जैसे ये यू 21 पे आता है, 21 से 18, 18 से 15, 15 से डेफिनेटली 12 ही आएगा, 12 मतलब लास्ट में तो एल आएगा, तो एल एल आएगा ऑप्शन में। ये आंसर बन सकता है, ये बन सकता है, ये आंसर नहीं बनेगा, खत्म हो गई, लास्ट में एल आएगा। फिर उसके बाद वापस आई आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, यानी लास्ट में तो -3 हो रहा है, ये बात क्लियर है। फिर 47 के बाद 45 आया, मतलब माइनस का 2 हुआ, फिर यहाँ पर 41 आया, माइनस का 4 हुआ, अब माइनस का 6 ही होगा, ये बात तय है। तो 41 में से 6 जाएगा, 35 आएगा, मतलब लास्ट में एल 35 एल। 35 एल किस में है, दोनों में है, मतलब जिंदगी दुख जो है वो पहले में ही है, दुख जो है वो पहले में ही है। सब कुछ अब डिपेंड करता है किस पर, पहले पे। आइए पहले को चेकआउट करते हैं, बड़ा आसान लिखता हूं मैं। पहले पे ए है, तो ए कितना नंबर पे आता है, 1, फिर 2 नंबर पे बी आता है, फिर 5 पे आता है ये, फिर यहां पर क्या आएगा, ये 17 है और ये 26 है। मैंने इसको पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका। आइए बात करते हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, यानी यहां जिंदगी में +1 दिख रहा है, यहां पर +3 दिख रहा है। अब यहां क्या दिखेगा और यहां पर क्या दिखेगा वो बात है। और यहां पर दिख रहा है आपको 3 और 6 प्लस का 9। ठीक है, 1 3 और 6 9। अब तक अभी तक यहां पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, क्वेश्चन मार्क 17 हो रही है। ठीक है, अब क्या प्लस करें, यहां पर +2 हो रहा है। अगर मैं आगे +2 करता हूं सपोज, तो 3 और 2 +5 करता हूं, तो 5 और 5 कितना आएगा, 10, और वापस +2 करता हूं आगे, तो 2 + 7 आएगा, 10 और 7 17 बढ़ता है, मान लिया। क्लियर है मामला, बैठा समझ में आया। +2 +2 +2 चल रहा है। ठीक है, तो यानी यहां पर 10 आएगा, 10 का मतलब क्या आएगा, जे। J35 L ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। +2 हो रहा है ना, समझो भाई, यहां पर +1 3 हुआ, फिर ये 9 प्लस हुआ। ठीक है, आगे वापस +2 करूंगा, 7 9 सेटलमेंट बैठ रहा है। तो सेटलमेंट कैसे बैठ रहा है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, यानी पहले 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 प्लस हो रहा है। कैसे 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 जम भी रहा है ना, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, यानी कि पहले 1 हुआ फिर 3 हुआ, फिर यहां पर अब कितना जुड़ेगा 5 जुड़ेगा ना, तभी 5 और 5 10, फिर 5 में फिर 2 + 7 17, 17 और 6 9। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।